ज़रूरी है, मिट्टी जांच कब लेना चाहिए और मिट्टी जांच के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मिट्टी जांच इसके लिए आवश्यक है कि जो किसान भाई खेती करते हैं तो सब किसानों का ये रहता है कि जो भी फसल लगाएं उसमें कम से कम लागत लगे और उपज जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ये जो लागत मेरा जो खेती में लगता है उसको कम करने के लिए बहुत सारा पहलू है। फर्स्ट चीज़ कि जो मिट्टी जांच करा लेते हैं तो उसमें जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं, साथ ही साथ जो हम कार्बनिक उर्वरक डालते हैं, तो वो अगर हमको पता है कि हमारे मिट्टी में क्या है तो उस अनुसार मिट्टी जांच के बाद जो है वह हम संतुलित मात्रा में दे सकेंगे। और संतुलित मात्रा में अपने खेत में जब हम मिट्टी जांच के आधार पर जब हम रासायनिक उर्वरक का एवं कार्बनिक उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फसल जो है काफ़ी अच्छा होगा। और जब फसल काफ़ी अच्छा होगा तो उत्पाद मेरा बहुत अच्छा होगा और उससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। पहले जो किसान भाई खेती करते थे पारंपरिक तरीके से, उसमें सबसे जो अहम बात थी वो थी कि वो खेत में जाते थे तो देखते थे कि हमेशा जो है वह आपका केचुआ जो है वह ऊपर में जो है अपना घर बना करके अपने फील्ड में जो है वह रह रहा है। उससे किसान भाई देखते थे कि कितना ज़्यादा घर बनाया है अपने मिट्टी के ऊपर, तो उनको लगता था कि जो फसल होगा उस खेत में वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा फसल होगा और उसमें उपज जो होगा काफ़ी अच्छा उपज होगा। लेकिन आज के दिन में जो हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल जो ज़्यादातर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे खेत की जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वह दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। साथ ही साथ जो भी हमारे खेत में जो भी जीवाश्म है या कहा जाए कि जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो भी आपका जीवाणु है और जीवाणुभोजी है, ये सब का मात्रा दिन प्रतिदिन जो है हमारे खेत में घटते जा रही है, जिसके कारण खेत की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए किसान भाई को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी फसल लगाएं उससे पहले कम से कम 15 से 20 दिन पहले जब आपका फसल कट जाता है तब आप मिट्टी का जाँच अवश्य करा लें। वह आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आपका मिट्टी जाँच प्रयोगशाला है, कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में प्रयोगशाला है, वहां आप मिट्टी जांच करने के लिए आप मिट्टी का नमूना लाएं। अब अगर किसान भाई मिट्टी जांच के लिए मन बना रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी के सही तरीके से नमूना इकट्ठा करें, इस बारे में जानने की। तो चलिए हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि मिट्टी का सही नमूना कैसे और कहां से लें। मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहले खेतों में 5 से 6 जगहों को टेढ़े मेढ़े तरीके से चिन्हित कर लें। इसके बाद आप प्रत्येक जगहों पर खुरपी से भी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें। फिर इस गड्ढे के दोनों तरफ से आधे इंच मोटी मिट्टी की परत को छीलते हुए बाहर निकाल लें। इस तरह से 500 ग्राम मिट्टी प्रत्येक स्थान से निकालें। ऐसा करने पर आपके पास लगभग 3.5 किलो मिट्टी जमा हो जाएगी। इसे बाद में सभी मिट्टी को बढ़िया तरीके से मिला लें। साथ ही साथ इसमें मौजूद ईंट पत्थर को निकाल लें। फिर इस मिट्टी को साफ जगह पर डालकर समतल फैलाकर 4 भागों में बांट दें। मिट्टी के 2 हिस्सों को रख लें तथा 2 हिस्सों को फेंक दें। ये प्रक्रिया तब तक अपनाएं जब तक कि 500 ग्राम मिट्टी न बच जाए। अब इस मिट्टी को साफ कागज से ढककर छाया में सुखाएं। जो मिट्टी का नमूना लावें तो हमेशा ध्यान दें कि मिट्टी का नमूना लाने समय कि ये नहीं कि कहीं से मिट्टी उठा लिए और ले आए। सबसे पहले जो मिट्टी का नमूना लेंगे तो ध्यान देना है कि आप जैसे कि अगर आपका कोई खेत है उसमें 5-6 जगह आप स्पॉट बना लेंगे। स्पॉट बनाते समय ध्यान रखेंगे कि वह जिगजैग तरीके से होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तरीके से पूरा आपका खेत कवर हो जाए। और आप हर जगह से आपको आधा किलो के बराबर मिट्टी लेना है।
वह मिट्टी जब आप ले लेंगे तो मिट्टी लेते समय ध्यान देना है कि आप भी आकार का गड्ढा खोदना है आपको। वो खुरपी ले लेंगे और उसके बाद भी आकार का गड्ढा खोदेंगे। वह गड्ढा जो होगा आपका 6 इंच गहरा होगा। कहने का मेरा मतलब है कि 15 सेंटीमीटर गहरा आपका गड्ढा होगा। आप इसके लिए 15 सेंटीमीटर की बात करते हैं किसान भाइयों कि जब खाद्यान्न फसल जो होता है हमारा, वह आपका जो उसका रूट जोन होता है, जो जड़ जो सबसे नीचे जा सकता है, जहाँ पर उसका भोजन है, वह आपका अधिकतम जो है वह 15 सेंटीमीटर होता है। इसी को बोलते हैं प्लाऊ लेयर कि जब किसान भाई खेती करते हैं तो उसमें जो हल चलवाते हैं तो कहते हैं कि कम से कम 6 इंच गहरा जो है जुताई होना चाहिए। जब आप मिट्टी का नमूना लेंगे उस समय हर जगह से भी आकार का गड्ढा खोद के दोनों तरफ से ½ इंच जो है, जैसे छाली निकालते हैं उस तरीके से मिट्टी ऊपर से नीचे निकालेंगे। और जब आपका आधा किलो के बराबर मिट्टी हो जाएगा तो आप अलग करते चले जाएंगे। इस तरह आप 6-7 जगह से करेंगे तो आपका 3 से 3.5 किलो के आसपास मिट्टी हो जाएगा। लेकिन आपको जो नमूना लाना है प्रयोगशाला में वह आधा किलो के बराबर मिट्टी लाना है। तो किसान भाई क्या करेंगे कि सब मिट्टी को एकत्र करके एक जगह करके उसको ढेर बना लेंगे और ढेर बनाने के बाद उसको डायगोनली जो है वह पहले 4 भागों में बांट देंगे और आमने सामने का भाग जो है वह उसको हटा देंगे और उसके बाद जो रेस्ट बचता है उसको रख लेंगे। इस तरीके से आप जो है वह आधा किलो के बराबर मिट्टी जब बच जाए तो आप एक साफ़ सुथरा पॉलीथीन ले लेंगे। पॉलीथीन ले लेने के बाद उसको मिट्टी को उसमें रख लेंगे। रखते समय ध्यान देना है किसान भाइयों कि होता क्या है कि आपका लगता है नमी नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉलीथीन बांधते हैं तो उसमें नमी आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जब मिट्टी का नमूना रख लेंगे, मिट्टी के सूखने के बाद साफ पॉलीथीन में डालकर उसमें कुछ ज़रूरी जानकारियां लिख दें, जैसे अपना नाम, खेत की पहचान, पहले की गई फसल का नाम, बाद में की जाने वाली खेती का नाम, खेत की मिट्टी में अगर कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी भी लिख सकते हैं। और इसके बाद मिट्टी जांच के लिए किसी भी प्रयोगशाला या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में भेज दें। उसके बाद 2 कागज़ का टुकड़ा बनाएंगे जिसमें कि आप अपना नाम, पता, पूरा नाम, ग्राम, प्लॉट नंबर क्या है, जो आगे आप फसल लेने वाले हैं, जो आपका प्रपोज्ड क्रॉप है वह क्या है, उसके साथ साथ आप जो आगे फसल लेंगे वह कौन फसल लेंगे, इसकी जानकारी जो है वह आपको कागज़ के टुकड़ा में होनी चाहिए। इस तरीके से मिट्टी का नमूना लेकर के और प्रयोगशाला में देंगे। प्रयोगशाला में जांच के बाद जो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसके आधार पर आप जो है वह रासायनिक उर्वरक हो या जैविक उर्वरक हो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप करते हैं तो एक तो आपका लागत जो खेती में लगता है वह घट जाएगा, दूसरा चीज़ कि संतुलित मात्रा में अगर भोजन मिलेगा पौधा को तो आपका फसल काफ़ी अच्छा होगा और उससे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। ये तो हुई बात खाद्यान्न फसलों के लिए मिट्टी के नमूने लेने की। लेकिन अगर आप उद्यानिक फसल लगा रहे हैं, यानी कि बागवानी कर रहे हैं या बागवानी करने का मन बना रहे हैं, जैसे आम, लीची, अमरूद, तो इसके लिए भी मिट्टी जांच जरूरी है। और अगर आप बागवानी फसलों के लिए मिट्टी जांच का नमूना लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनानी होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, बागवानी फसलों के मिट्टी के नमूना लेने के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर गहरा खोदें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उद्यानिक फसलों की जड़ की गहराई काफी नीचे तक होती है। बहुत किसान भाई जानना चाहते हैं कि जैसे कहीं पर बगीचा लगाना चाहते हैं और या उनका बगीचा है उसमें वो जानना चाहते हैं कि हमारे जो बगीचा है उसका क्या स्थिति है। तो जैसे कि आप जो उद्यानिक फसल है, जैसे कि आम हुआ, अमरूद हुआ, ये सब का अगर आप उस फसल के पास से अगर मिट्टी का नमूना लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जब कभी भी नमूना लेना है तो आप जो है कम से कम मिट्टी का नमूना 40 से 50 सेंटीमीटर गहरा लेना चाहिए। इसके लिए कि जो आपका उद्यानिक फसल होता है उसका जड़ काफ़ी नीचे तक जाता है और अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वो बहुत गहराई तक जाता है। इसके लिए जब कभी भी किसान भाई जब आप उद्यानिक फसल का लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ही नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर तक हम लोग लेते हैं। इस तरह से जब मिट्टी का नमूना जब हम संग्रह कर लेते हैं उसके बाद प्रयोगशाला में देते हैं।
प्रयोगशाला में देने के बाद जो हमारा परिणाम आता है, उस परिणाम के आधार पर जो है वह रासायनिक उर्वरक हो या आपका जैविक उर्वरक हो या कह सकते हैं जो कार्बनिक उर्वरक है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है किसान भाइयों कि जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप अनुशंसित मात्रा में, जो आपका संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, उससे आपका फसल काफ़ी अच्छा होता है। अब कैसे अच्छा होता है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे कि आप बात करें, जैसे कि अभी धान का फसल है, धान के फसल में किसान भाई ध्यान देते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहने का मेरा मतलब है कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र जो है, जो नेत्रजन युक्त उर्वरक, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी आपका इंसेक्ट पेस्ट है वह अटैक होने का ज़्यादा डर हो जाता है, उसका जो इंसिडेंस होता है, जो उसका प्रकोप होता है फसल में, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जब वो प्रकोप बढ़ जाएगा तो हमारा यील्ड जो है वह काफ़ी घट जाएगा। तो इंसेक्ट पेस्ट मेरा ना लगे, इसके लिए जैसे कि श्री विधि की बात करें तो श्री विधि में हमेशा बताया जाता है किसान भाइयों को कि जब भी श्री विधि में लगावे उससे पहले मिट्टी का जांच करवा लें। जिस खेत में आप श्री विधि लगा रहे हैं उसमें मिट्टी का जांच करवा लें। जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही लगा हुआ है, यहाँ पर राजेंद्र भगवती हम लोगों ने लगाया है। यह आपका जो है वह मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप है। यह जो है आपका 115 से 120 दिन का यह क्रॉप है। यह आपका लंबा इसका दाना होता है। और यह जो आपका राजेंद्र भगवती है, इसको हम लोग लगाए हैं आपको श्री के रूप में। तो श्री विधि में जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं, एक तो हो गया मिट्टी का नमूना जो है वह पहले लेकर के हम जांच करवा लें। उसके बाद सेकेंड थिंग है कि हम जो है 8 से 12 दिन का ही बिचड़ा लगाते हैं, जो कि सब किसान भाई जान रहे हैं कि श्री विधि में 8 से 12 दिन का बिचड़ा लगता है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो खेती में जो लागत होता है उसको घटाना है। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों का लागत लगता है कृषि में, वह जो मेन लागत लगता है वह आपका एक है उर्वरक में, दूसरा आपका बीज में है, तीसरा आपका सिंचाई में है, और चौथा जो आपका है वह आपको प्लांट प्रोटेक्शन में है, जो कि आप जो भी आपका इंसेक्ट पेस्ट लगता है, जो भी कीड़ा मकोड़ा आपके फसल में लगता है, उसके बचाव में जो खर्च आता है वही आपका मेन चीज़ है। तो आपका यही सब में किसान भाई आपका लागत लगता है। इसको घटाने के लिए जो आप श्री विधि से कर रहे हैं, तो मिट्टी जांच जब करवा लिया उसके बाद देखते हैं कि जो मेरा रिकमेंडेड डोज है, जो हमको फर्टिलाइज़र देना है, जो न्यूट्रिएंट हमको देना है खेत में, वह जो मेरा अनुशंसित जो किया गया है परिणाम के आधार पर, उसका आधा भाग जैसे कि नेत्रजन, स्फूर और पोटास ये डाला जाता है। जैसे अगर किसान भाई खेती करते हैं तो धान की फसल के लिए 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो आपका जो है वह फॉस्फेट रहता है जिसको स्फूर बोलते हैं, और आपका 30 किलो जो है वह आपका पोटास रहता है। लेकिन किसान भाइयों को हमेशा यह सलाह दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्बनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो जब आप श्री विधि से करते हैं तो जो आपका अनुशंसित मात्रा है उसका आधा भाग आप क्या करें कि कार्बनिक उर्वरक के तहत दें। जो भी देते हैं वह आपका सड़ा हुआ गोबर दें, वर्मी कंपोस्ट दें, वगैरह वगैरह, जो भी आपका कार्बनिक उर्वरक है उसे दें। उसके बाद जो आपका बचा हुआ जो 50% भाग है तो वह आप जो है वह रासायनिक उर्वरक के स्रोत से दे सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन डालना है तो जो आपका रिकमेंडेड डोज है वह है आपका 120 केजी, 60 केजी और 40 केजी। लेकिन जब आप श्री विधि से करते हैं तो 50, 30, 20 करके डालते हैं, या आप 60 केजी, 30 केजी और 20 केजी करके डालते हैं। वह जो आपका रेस्ट अमाउंट आधा बच गया वह आप कार्बनिक स्रोत से देते हैं। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई मैं बताऊं कि ये जो 60 केजी की बात कर रहे हैं या आप 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर में जैसे कि भागलपुर क्षेत्र है, यहाँ पर आपका 5 एकड़ जो होता है उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं बताऊं कि 1 हेक्टेयर भूमि जो होता है वह 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर में जो है आपका जो 5 एकड़ आए या 6 एकड़ आए, लेकिन ऐसे जो आपका है 2.5 एकड़ को बोला जाता है 1 हेक्टेयर। तो ये आपका जो मैं बता रहा हूँ अनुशंसित मात्रा, ये आपका है 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। तो आप जो 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फेट और 20 किलो आप पोटास, ये जो किसान भाई डालते हैं उसमें ध्यान देना है कि आप जो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई, उसको 3 भाग में बांट लें। फर्स्ट जो है आपका 50% पार्ट वह उसको अलग कर लें। उसके बाद जो 50% बच गया उसको 2 भाग में बांट लें किसान भाई, 25-25% करके। इस तरह से क्या करें कि जिस समय अंतिम जुताई करते हैं किसान भाई, वो कदवा जिसको बोलते हैं, अंतिम जुताई समय जो कदवा करते हैं उस समय जो है 50% नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है उसको उसमें डाल दें। उसके बाद जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है वह पूरा, और जो पोटासिक फर्टिलाइज़र है जैसे कि म्यूरेट और पोटास ये सब लेते हैं किसान भाई, तो वह आपका 75% ही डालें।
लेकिन किसान भाई गलत क्या करते हैं कि जब खेती करते हैं तो फॉस्फेट पोटास वाली जो भी रासायनिक उर्वरक है वह एक ही साथ डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि मेरा जो उपज आना चाहिए उतना ही पैसा में नहीं आता है। तो करना क्या है कि 50% जो है इनकॉर्पोरेट करना है जिस समय आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उससे पहले। उसके बाद जो आपका रेस्ट 50% बच गया उसको 2 भागों में बांटते हैं नाइट्रोजन को। एक तो 25% जो है वह जो है आप जब लगा देते हैं, जब धान की रुपाई कर देते हैं किसान भाई, उस समय जो है उसके 21 दिन के बाद देना चाहिए। उसके बाद जो आपका 25% जो आपका रेस्ट बच गया नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप यूरिया दे रहे हैं, तो वह यूरिया जिस समय आप आता है धनवाली जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक टर्म है कि पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, उस समय जो है पौधा को भोजन की सख्त ज़रूरत पड़ती है। उस समय जो आपका रेस्ट जो 25% आपका पोटास बच गया है वो, और ये 25% आपका जो है ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, ये दोनों का इस्तेमाल उस समय करते हैं। जब किसान भाई इस तरीके से जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका उपज जो है वह काफ़ी अच्छा होता है। मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियां और भी हैं जिसे कि आपको जानना जरूरी है। तो जब भी आप मिट्टी का नमूना खेत से जांच के लिए लें तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। मिट्टी जांच कराने से पहले घास को इस तरह से हटाएं कि उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ खत्म न हो। इसके लिए घास को हाथ से हटा दें। मिट्टी का नमूना साफ पॉलीथीन में रखकर ही प्रयोगशाला में पहुंचाएं। मिट्टी में मौजूद घास पत्थर को हटाकर छाया में सूखने दें। अगर उद्यानिक फसल लगाना है या लगा हुआ है, उस स्थिति में अगर मिट्टी का नमूना लेना है तो करते क्या किसान भाई हैं कि जैसे मिट्टी का नमूना लेना है तो जो भी, जैसे ये घास दिख रहा है आपको, तो किसान भाई क्या करते हैं, इसको हाथ से ऐसे इसको छील देते हैं। ठीक है, इसको छील देने के बाद जो है इसको ऐसे साफ़ कर लिए और उसके बाद जो है वह मिट्टी का नमूना लेते हैं। लेकिन ये तरीका मैं बताऊं किसान भाइयों कि यह तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आप मिट्टी का नमूना लेते हैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ऊपरी परत है जिसको आप छील के हटा दे रहे हैं खुरपी से, इसमें भी आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है। जो भी आपका पोषक तत्व है नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास इसमें भी पाया जाता है। तो जब आप जांच के लिए नमूना ही सही से नहीं ले पाएंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। तो जब यहाँ से अगर लेना है तो जैसे ये जंगल है इसको हाथ से हटा लेंगे, इसको ऐसे करके इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी खरपतवार है इसको हटा दिए। जब ये हटा दिए उसके बाद जो है क्या करेंगे, भी आकार का गड्ढा खोदना। तो एक तो आपका जो है वो एक ऐसे लगाएंगे और दूसरा जो है ऐसे देंगे। ये जो है ये हमारा हो गया भी आकार का गड्ढा। इसको कम से कम जो है वह 30 सेंटीमीटर गहरा खोदना है। जब यह गहरा खोद लिए उसके बाद जो मिट्टी का नमूना लेंगे उसमें ऐसे ध्यान देना है कि ½ इंच, आधा इंच जो है ऐसे ऊपर से नीचे तक छाली की तरह काटना है। काट लिए और इसको रख लिए। फिर ये वाला जो मेरा पार्ट है इसमें भी आप जो है इस तरह से लेकर के ऐसे रखते चलेंगे। ये यहाँ छाली की तरह जो है ऊपर से नीचे इस तरह से जो है वह मिट्टी को संग्रह कर लेते हैं। जब संग्रह कर लिए उसके बाद क्या करते हैं कि एक जगह जमा कर लेते हैं। जैसे कि ये मिट्टी मेरा आ गया, इसको जमा कर लिए। जब 6-7 जगह से ले लिए तो उसके बाद इसको 4 भाग में बांटते हैं, ऐसे और ऐसे करके बांटते हैं। जब 4 आमने सामने का जो है उसको फेंक देते हैं और जो ये रेस्ट मेरा बचा हुआ है इसको ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो मेरा जो रिजल्ट आता है वह काफ़ी अच्छा आता है। नहीं तो कभी कभी हम लोग किसान भाई को बताते हैं कि आप क्या करें, सबको आपस में मिला लें और उसके बाद आधा किलो के बराबर जब मिट्टी हो जाए तो उसमें से आधा किलो जब अच्छी तरह मिल जाए तो लेके रख लें। यह भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीका है वो मैं आपको बताया। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे कि ये उद्यानिक फसल है, इसमें जो किसान भाई जो आप करते हैं इस्तेमाल, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कितना करना है, तो मैं बताऊं कि जो उद्यानिक फसल है उसमें आपका एक पेड़ जब लगाते हैं आप, आम का हो या अमरूद का हो, उसमें 3 से 5 किलो प्रति पेड़ के दर से लगाना चाहिए। दूसरा चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लगाते हैं
उद्यानिक फसल को, तो लगाते समय किसान भाई को ध्यान देना है कि कोई भी आप रासायनिक उर्वरक हो या जैविक उर्वरक हो, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल कब करना है, करते क्या किसान भाई कि सड़ा हुआ गोबर है ये सब लेके डाल देते हैं। उससे क्या होता है, दीमक का प्रकोप होता है और अल्टीमेटली जो है वह आपका पौधा सूख जाता है। आप दोष देते हैं कि नर्सरी वाले ने मुझे पौधा गलत दे दिया जिसके कारण मेरा पेड़ सूख गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो गलती आपसे हुई है। आप क्या करें कि जिस समय फसल लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब आप लगाए आप आम तो उस समय वह खाना शुरू कर दे। वह क्या करता है कि जा कर के मिट्टी से अपना संबंध बनाता है, और जब उसको पूरी तरह संबंध बन जाता है तब वहाँ से वह भोजन लेना शुरू करता है। तो ये आपका जो है संबंध बनाने में तकरीबन 1 से 2 महीना टाइम लग जाता है। जब आपको लग जाएगा कि मेरा लग गया है आम का पेड़, उसके बाद आप जो है रासायनिक उर्वरक हो, केमिकल फर्टिलाइज़र हो, एज वेल एज आपका जो है वह ये बायो फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे सड़ा हुआ गोबर है। दूसरा चीज़ है कि जब लगाते हैं उस समय जब आप गड्ढा कर लेते हैं तो है क्या कि आप जब उद्यानिक फसल लगाते हैं उस समय आप जून जुलाई के महीने में किसान भाई को होना चाहिए कि आप गड्ढा खोद दिए। गड्ढा खोद देने के बाद जो मिट्टी आया उसको ऊपर में रख लेना चाहिए, और वही मिट्टी में जब आप पौधा लाते हैं और लगाते हैं तो वह तो एक तो पानी उसमें आते गया। जून जुलाई में जो मेरा जो है ये आपका साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उस समय अच्छी खासी वर्षा होती है। जो मैक्सिमम आपका रेनफॉल होता है वह आपका जो है साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है, ठीक है। तो वह वर्षा जो है बहुत सारा वर्षा आया तो वहाँ पानी इकट्ठा हुआ, उसका पानी सूखा भी। दूसरा चीज़ है कि जो आपने बाहर जो ढेर किए हैं गड्ढा खोद के, उस मिट्टी में आप थाइमेट जो है वह 100 से 150 ग्राम जो है उसमें मिला देना चाहिए कि जो भी आपका कीड़ा मकोड़ा जो बचा हुआ है वो आपका मर जाए, और उसके बाद वही मिट्टी से उसको उसमें भर देना चाहिए। उसके बाद जब आपका जो है जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ध्यान देना है कि जब आप बगीचा का बागवानी का जब आप उसमें का जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ध्यान देना है कि 2 साल में 2 बार करना चाहिए। एक तो किसान भाई को जून जुलाई में करना चाहिए, और सेकेंड जो है वह आपका अक्टूबर नवंबर में करना चाहिए। जैसे कि आपको एक पेड़ है, जैसे कि कोई अमरूद का एक पेड़ है, उसका फर्टिलाइजेशन करना है, उसमें अगर 5 किलो लग रहा है वर्मी कंपोस्ट देना है तो 2.5 kg आप दें जून जुलाई महीने में, और 2.5 kg आप अक्टूबर नवंबर में दें। जब इस तरीके से आप जब अगर उसमें प्रॉपर आप मैन्योरिंग एज वेल एज फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आप होता क्या है कि आपका जो फलन होता है बगीचा का बहुत अच्छा फलन होता है। किसान भाई क्या करते हैं कि जब मंजर आ जाता है तो कहते हैं कि उसमें टॉनिक छींटो, टॉनिक दो, ये दो, वो दो, ताकि मेरा मंजर जो है जो दाना आ रहा है वह बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धान गेहूँ है उसमें ऐसा नहीं होता है। धान गेहूँ में जानते हैं किसान भाई कि अगर नहीं देंगे तो मेरा क्रॉप फेल्योर हो जाएगा, लेकिन बगीचा के केस में कॉन्शस नहीं रहते हैं। उनको लगता है कुछ ना कुछ तो फलन आएगा ही, लेकिन अल्टीमेटली वह जो है वह अल्टरनेट बियरिंग का रूप ले लेता है। अल्टरनेट बियरिंग हुआ कि 1 साल फलन हुआ और 1 साल नहीं हुआ, 1 साल फलन हुआ और दूसरे साल कम हुआ। धीरे धीरे क्या होता है कंप्लीट 1 साल बंद हो जाता है। 1 साल फलन हुआ और अगले साल साफ फलन नहीं होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है वह प्रॉपर जो है वह मैनेजमेंट जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं कोई भी बगीचा का, कोई भी ऑर्चार्ड का, या आप कहें कि ऐसे कोई भी आपका जो है एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है, खाद्यान्न फसल है, उसमें भी प्रॉपर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, समझे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं होता है तो आपका फसल जो है वह अच्छा नहीं। जैसे कि मैं बताऊं किसान भाइयों कि जैसे कि ये मेरा खाद्यान्न फसल है, जैसे ये धान लगा हुआ है, तो धान लगा हुआ है तो जैसे कि ये धान लगाने से पहले जब हम इसमें मिट्टी का नमूना लेना है तो जैसे यहाँ जंगल दिख रहा है इसको अच्छे तरीके से हटा देते हैं, ऐसे करके इस तरह से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यही भी आकार का गड्ढा खोदते हैं। इस तरीके से जो है भी आकार का गड्ढा खोद लिए, और यह जो गड्ढा खोदते हैं तो ध्यान देते हैं कि खाद्यान्न फसल है तो मेरा 15 सेंटीमीटर ही गहरा रहना चाहिए, यानी 6 इंच गहरा रहना चाहिए। इसमें से क्या करते हैं कि फिर 1 सेंटीमीटर ये जो मोटा जो है ये छाली के तरह जो है यह जो है निकालते हैं नमूना, ऐसे करके जो है
निकालें, फिर इस तरह से जो है वह 1 सेंटीमीटर मोटा जो है वह लेयर निकालते हैं। ये जो है इस तरह से ये छाली की तरह ऊपर से नीचे निकालने से क्या होता है कि जो भी मेरा पोषक तत्व जो 15 सेंटीमीटर के अंदर है वह सब चला आता है। और ये जैसे मिट्टी आप देख रहे हैं किसान भाइयों, तो ये काफ़ी गीला मिट्टी, इस मिट्टी को क्या करते हैं कि छाया में रख करके इसको पहले सुखाते हैं। कभी भी जो मिट्टी का नमूना लाते हैं उससे पहले सूखा हुआ मिट्टी होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि जब आप प्रयोगशाला में देंगे तो 3-4 दिन इसको सुखाने में लग जाता है। किसान भाई सोचते हैं कि जब मिट्टी का नमूना दिए तो 2 दिन 3 दिन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो जब आप प्रॉपरली जब इसको सुखा के देंगे तब आपको कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है जो कि करने के बाद आपका मिट्टी का जांच का नमूना का जो है वह परिणाम निकलता है। तो कभी भी जो मिट्टी सुखाना है तो डायरेक्ट आप सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ना सुखाएं, इसको छाया में जो है वह पेपर बिछा दें और पेपर बिछा करके इसको पसार दें। और उसके बाद जब लगेगा हवा के संपर्क में आने पर जो है यह आपका मिट्टी जो है काफ़ी सूख जाएगा। और उसके बाद आप प्रयोगशाला में लाने के लिए पॉलीथीन में जो मैं तरीका बताया हूँ, पॉलीथीन में रख करके उसके बाद लावें। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा श्री विधि से आप देखें कि ये राजेंद्र भगवती वैरायटी है। राजेंद्र भगवती वैरायटी मैं बताया हूँ किसान भाइयों कि यह जो है आपका 115 से 20 दिन जो है का फसल होता है। यह जो है इसका प्रॉपर जो टाइम होता है इसका ट्रांसप्लांटिंग का, यह आपका जो है 1 वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाता है। 1 वीक ऑफ जुलाई से यह शुरू हो जाता है। और जो यहाँ लगाया गया है, देखें कि ये दूरी जो है दोनों क्या है कि 25 से 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा का दूरी है। और ये लाइन का लाइन दूरी भी देखेंगे 25 से 25 सेंटीमीटर है। इसमें क्या होता है कि मैं बताऊं आपको, ये जो आपका टिलरिंग जो हो गया है, यह आप टिलर का संख्या देखेंगे जब काउंट करेंगे तो आपका जनरल जो क्रॉप है उससे ज़्यादा रहता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो पहले मैं बताया हूँ कि यह जो हाफ डोज है वह नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का फुल डोज और पोटास का 75% डोज जो है वह ट्रांसप्लांटिंग के समय ही हम लोग दे देते हैं। रेस्ट जो मेरा 25% जो बताया, यह 25% जो है वह 21 दिन के बाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। तीसरा जो आपका है, जब इसमें जो है आने लगता है, जब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, जब धनवाली आने लगता है, उससे 1 सप्ताह पहले जो रेस्ट मेरा नाइट्रोजन 25% बचा है सो, और जो 25% जो मेरा पोटास है उसका कर देते हैं फर्टिलाइजेशन। इस तरह से जब हम खेत में जब रासायनिक उर्वरक को बांट के करते हैं तो जो मेरा फसल आता है वह काफ़ी अच्छा आता है। और जब दाना का संख्या जब देखेंगे तो आपका जो पेनिकल आएगा वह काफ़ी बोल्ड रहेगा, दाना का संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और इस तरह से जो है वह उपज काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आज आपने मिट्टी जांच के अंतर्गत जाना कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। अब मिट्टी जांच के बाद किस आधार पर किन किन मिट्टियों में क्या क्या अनुशंसा की जाती है, इसे भी हम जानेंगे, लेकिन अगले कुछ भाग